हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। ये फ्लूइड मैकेनिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पॉलीटेक्निक या बीटेक में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए, साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, यूपी आरबी यूएनएल, या जो लीड के थ्रू बीटेक में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए भी ये आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर्स के माध्यम से, यानी कि लेक्चर फर्स्ट में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और यहाँ पे बताया था कि फ्लूइड कहाँ से स्टार्ट होती है। मैटर से स्टार्ट होती है और मैटर का डेफिनेशन भी हमने बताया हुआ था। ठीक है कि मैटर क्या होती है। तो मैटर वो चीज़ें होती है जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना। तीन टाइप्स को हमने मैटर को क्लासिफाई किया था। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट होते हैं मैटर के। ठीक है। जो कि सॉलिड तो आपका अलग होता है, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं और हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है चूँकि, तो हम यहाँ पे बात करेंगे खाली फ्लूइड के बारे में। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ा था। जो कि सॉलिड के बारे में बताया था कि सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं आपस में टाइटली बंधे होते हैं। ठीक है ना। और एक स्पेस में फिक्स पोजीशन पे रहते हैं और इसमें एक हैसियत होती है कि इनके जो भी पार्टिकल्स होते हैं आपस में टाइटली बंधे होते हैं और उनके इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं काफ़ी कम होते हैं, जो कि ना के बराबर होते हैं। और एक और चीज़ होती है, इसमें पॉइंट आता है इसमें कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इसलिए इनमें जो आप पे आपस में ये पत्थर की तरह ये मतलब कि टाइटली बंधे होते हैं। पत्थर हो गया, हीरा हो गया, या कोई भी ईंट हो गया, ये क्या हो गए, सॉलिड स्टेट वाले मैटर हो गए। दूसरा हमने बताया था लिक्विड के बारे में कि लिक्विड एक ऐसा मतलब कि लिक्विड किसी मैटर का ऐसा स्टेट होता है जो कि या तो सॉलिड और गैस के बीच में वेरी करता है। ठीक है ना। इनके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सॉलिड के अपेक्षा कम होते हैं और गैस के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। उनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है। और ये भी बताया था कि ये अपने शेप पे, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, ये जिस बर्तन में जाते हैं वैसा ही इनका शेप हो जाता है। ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमने बताया हुआ था लिक्विड के बारे में। साथ ही साथ हमने गैस के बारे में ये बताया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रेंडमली मोशन की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि हमेशा ये चलते फिरते पाए जाते हैं और इनमें जो एट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के वजह से होता है, लेकिन इनका जो इंट्रा मॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसलिए आपस में बंधे नहीं होते हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें इंटर मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेज होती हैं बहुत ही लेस होती है। ठीक है। इतनी चीज़ हमने पढ़ा हुआ था गैस के बारे में। साथ में फ्लूइड के बारे में बताया था कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो होने की कैपेसिटी रखता है, उससे हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वेपर हो गया, ये सब क्या है, तो फ्लूइड है। ठीक है। इसको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बढ़िया से आप देख सकते हैं। दो फोर्सेस के बारे में हमने कल बात किया था, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के वजह से, सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो भी अट्रैक्शन होते हैं उस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स। ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने सारी चीज़ों को डिटेल्स में कवर किया हुआ था। लेकिन आज हम जानेंगे आज का चैप्टर 1, जो कि आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के हम बारे में डिटेल से कवर करने वाले हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि फ्लूइड को मतलब कि प्रभावित करती है। ठीक है ना। जैसे आपका डेंसिटी हो गया, या डेंसिटी को मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया। ठीक है ना। ये सब क्या है, तो फ्लूइड के ये है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को आज हम देखेंगे डिटेल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, और सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में कवर करेंगे जो कि आपका कंपटीशन लेवल हो गया या डिप्लोमा या बीटेक, सारे स्टूडेंटों को कवर करते हुए। ठीक है ना।
उसको मद्देनज़र के हिसाब से हमने पूरा बढ़िया से डिज़ाइन किया हुआ है। और आप अगर ये देख लेते हैं तो अगर आप किसी भी कंपटीशन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है ना। तो फ्लूइड जो प्रॉपर्टीज़ होती है किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, चाहे कौन कौन चीज़ें इसको फ्लूइड को इफेक्टिव बनाती है, उसके बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम डेंसिटी के बारे में समझेंगे कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी कहीं कहीं लिखा रहेगा या कहीं कहीं मास डेंसिटी भी लिखा रहेगा, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब सुनिए डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वैल्यू। अगर किसी भी चीज़ को, ठीक है, डेंसिटी ऐसी चीज़ होती है जो कि मास और पर यूनिट वॉल्यूम की रेशियो होती है, ठीक है ना। मास और वॉल्यूम की रेशियो को ही हम डेंसिटी बोलते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ से हम देखिए इसका हम सिंपल से यूनिट निकाल सकते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है तो केजी होती है, ठीक है, केजी। अपान में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है तो मीटर क्यूब। ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यहाँ पे यूनिट निकल के आ गई केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसको एक चीज़ और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से ही निकल जाएगा m इंटू L टू द पावर -3। ये कैसे आया तो केजी अपान मीटर की ये होता है, ठीक है। तो केजी की डायमेंशन क्या होती है तो m मीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे मास होता है, कैपिटल M रहेगा, ठीक है। मास अपान में ये देखिए मीटर है ना, मीटर क्यूब, तो मीटर की डायमेंशनल क्या होती है तो L होती है। तो L टू दी पावर 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L माइनस हो जाएगा वहाँ से, तो इतनी निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। तो वाटर की डेंसिटी आपकी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। चलिए इतनी चीज़ें। अब एक बात और चीज़ मतलब कि बहुत ही क्लियरली समझ लेते हैं कि डेंसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि डेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपकी डेंसिटी कम होगी, और जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। प्रेशर के साथ डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी घटती है। देखिए डेंसिटी कहने का मतलब यही हुआ कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। अगर कोई भी बर्तन है, ठीक है, कोई भी बर्तन है, एकांक वॉल्यूम में यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी चीज़ों को वो मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है, समाहित कर लेता है, उसी चीज़ को हम डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि ये एक यूनिट का एक घन मीटर मान लीजिए, चाहे 1 मीटर क्यूब मान लीजिए, इसकी वॉल्यूम है दी गई है। अब इतनी चीज़ें हैं, अगर इस चीज़ को हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, मतलब कि इसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगी, तो इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको प्रेशर दे दूँ, प्रेशर दूंगा, देखिए अगर मैं ऊपर से प्रेशर दूंगा तो ये इतना तक था, लेकिन ये नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आ जाएगा तो जितने भी यहाँ ऊपर के भी मालिक्यूल्स होंगे इसी एरिया में आने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो इंटर मालिक्यूलर जो डिस्टेंस हुआ वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो कम होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा तो डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अब देखिए वॉल्यूम घट गया लेकिन मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए डेंसिटी प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घट जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे अब स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होती है, इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि आप किन चीज़ों से कौन साइन क्या क्या होता है। स्पेसिफिक वेट का साइन क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का वेट है,
ठीक है। मान लीजिए वेट है, ये वेट है, वेट को उसके डब्लू से डिवाइड कर दो तो ये आपका स्मॉल डब्लू निकल के आ जाएगा। यही इसी स्मॉल डब्लू को बोलेंगे स्पेसिफिक वेट, ठीक है ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो फ्लूइड का जितना वेट होगा, वेट हो गया ये डब्लू, ठीक, और फ्लूइड की जो वॉल्यूम होगी वी, तो वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वही आपकी स्पेसिफिक वेट निकल के आ जाएगी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होती है, और यहाँ पे साथ ही में बात कर लेंगे डायमेंशनल यूनिट भी क्या होती है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है उसका। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ें आपको यूनिट निकालने आना चाहिए। यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट किस टाइप से आती है और किस चीज़ की यूनिट क्या होती है। बहुत ही मतलब कि एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यूनिट निकालना, क्योंकि मैकेनिकल में बहुत सारे एग्जाम में बस खाली यूनिट ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है डेफिनेशन ना पूछ करके, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी मैं बहुत सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए यूनिट निकाल लेते हैं। क्या होती है यूनिट? स्पेसिफिक वेट। यहाँ पे मैंने बताया कि ये वेट हो गया। तो वेट क्या होता है? तो वेट समझिए, वेट क्या होता है। अगर कोई मतलब अगर मान लीजिए अर्थ है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो जिस अट्रैक्शन से कोई भी पिंड को या किसी भी बॉडीज़ को खींचती है उसे हम अट्रैक्शन बोलते हैं, वही आपका वेट होता है। यानी वेट मतलब भार, ठीक है। तो भार एक प्रकार का क्या है? तो फोर्स है, ठीक है ना। भार एक प्रकार का क्या है? तो फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी, और यहाँ वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यहाँ पे यूनिट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है। यूनिट निकल के आ गई, न्यूटन पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक वेट की यूनिट निकल के आ जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे W इजकल टू F/m³ हो गया। अब देखिए F इजकल टू क्या होता है? m इंटू ए, और मीटर क्यूब का मीटर क्यूब आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए m की मास से चुकी, तो मास का यहाँ पे क्या होता है? तो kg इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, और मीटर क्यूब का मीटर क्यूब यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे kg का स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है। m का यहाँ पे मीटर है चूँकि, तो मीटर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो L होता है, और यहाँ पे मीटर क्यूब का L क्यूब, और टी सेकंड का यहाँ पे T स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे ये आप मतलब कि सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? m L-2 T-2, ठीक है। यही आपका यहाँ भी लिखा गया है, सेम चीज़, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होती है ये भी चीज़ क्लियर हो गई, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तीनों चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, स्पेसिफिक वेट को रो इंटू जी से भी डिनोट कभी कभी कर लेते हैं। ये भी एक फार्मूला बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वाटर की स्पेसिफिक वेट कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक वेट कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रो दिया गया है, एक किसी भी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट या किसी भी आप लिक्विड का यहाँ पे डेंसिटी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वाटर की अगर मैं स्पेसिफिक वेट निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे वाटर की डेंसिटी लूँगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 1000 होती है, और 1000 में आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट निकल के आ जाएगी वाटर की। यही चीज़ यहाँ पे देखिए किया गया है सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतनी चीज़ें देखिए यहाँ पे WH2O वाटर की यहाँ पे निकालेंगे स्पेसिफिक वेट, तो यहाँ पे रो H2O हो जाएगा इंटू जी। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होती है, और जी की वैल्यू यहाँ पे 9.81, तो 9810 न्यूटन पर मीटर की भी यहाँ पे स्पेसिफिक वेट निकल के आ जाएगी किसकी? तो वाटर की, ठीक है ना। क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट होता है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन। लोकेशन पे भी डिपेंड रखता है। अगर यहाँ पे जी आ गया इसमें, तो अगर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, चाहे अर्थ के इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जो कि आपका W होता है रो इंटू जी पे। अब देखिए तो मैंने पहले ही बताया था जो आपका रो होता है यानी कि डेंसिटी होती है,
आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी और प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इतनी चीज़ें मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। लेकिन अगर जी की बात करूँ तो जी का लोकेशन, अगर आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो स्पेसिफिक वेट घटेगा बढ़ेगा, ऐसे कुछ करके वैरी करेगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मतलब कि डेफिनेशन है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो सबसे पहले उस लिक्विड का आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। उसका डेंसिटी पता हो गया और उसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया, जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, तो वाटर के डेंसिटी से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इस पर देखेंगे, लेकिन पहले आप इसका एक दूसरा मतलब कि डेफिनेशन आप देखिए। यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। उसी बात को थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या होती है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी टू डेंसिटी से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो यूनिट होगी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर किसी भी चीज़ की यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूँगा कि फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज़ वाटर, ठीक है, एंड फॉर गैस इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज आइदर H2। लेकिन यहाँ पे देखिए जल को ही, वाटर को ही हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानेंगे, ठीक है ना, लिक्विड के लिए। और गैसों के लिए हम हवा को लेंगे, H2 हाइड्रोजन को लेंगे, ठीक है ना। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई जा रही है कि अगर वाटर की मैं बात करूँ, ठीक है, फ्लूइड के बारे में वाटर के लिए, तो यहाँ पे लिक्विड के लिए यहाँ पे आएगा आपका वाटर। कभी कभी यहाँ पे गैसों में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही हमारा आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाएगा, ठीक है ना। आर एयर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, वाटर की अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो 1 निकल के आती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमेशा इससे इसका यूनिट या इसके फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ होती है। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अभी हम आगे बताएंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं और कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो बीटा इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है तो 1/k हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें, जहाँ पे k क्या है तो बल्क मॉडुलस है। और बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस को ऐसे डिफाइन करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आपके होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होते हैं उसको आप क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पे बल्क मॉडुलस यानी कि के निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, के निकल के आ जाएगा। और इसी को अगर उल्टा कर देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपान कंप्रेसिव स्ट्रेस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे बीटा की वैल्यू यानी कि कंप्रेसिबिलिटी निकल के आ जाएगी उस मटेरियल की, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। अभी हमने बताया कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही हमने बताया था। कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलने का मतलब ही यही हुआ कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। चलिए तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर में अगर इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए P1 से P2 पे जाएगा, तो P2 माइनस P1 को मैंने निकाल लिया, एक डिफरेंस निकाल लिया, तो dP से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो dP अपन और वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यहाँ पे फार्मूला आता है यहाँ पे -dV/V, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट मेरे प्रीवियस लेक्चर को कवर किए होंगे वो सबको पता होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये कहाँ से आता है, ठीक है ना, कि इसकी डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है, तो ये भी आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो K = dP/-dV/V हो जाएगा, जहाँ पे माइनस साइन ये दर्शाता है कि यहाँ पे प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और हमने अभी बात किया था कि ρ = m/v होता है, ठीक है ना। अब इसी के थ्रू हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ρ = m/v और यहाँ पे रो की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे R क्या होता है, तो R एक गैस कांस्टेंट है और T कांस्टेंट रहेगा इसमें। लेकिन अगर इसमें डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, dP/dρ = RT आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया मतलब कि फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अगर और भी क्लासीफाई करना चाहेंगे तो अब देखिए, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो KT, आइसोथर्मल के लिए T से हम डिनोट कर रहे हैं अभी, तो KT = ρ dP/dρ, ठीक है। अब dP/dρ को हम RT अभी हमने यहाँ से लिखा था, ठीक है ना। तो dP/dρ को हम RT से डिनोट कर रहे हैं, तो ρ × RT हो जाएगा, जो कि यहाँ पे P इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानिए अभी, तो KT = P हो गया, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर है। अब वो तो था आपका आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक में देख लेते हैं, तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फार्मूला होता है कि PV/R = C, ठीक। तो P और V बराबर क्या होता है, तो 1/ρ, ठीक। तो 1/ρ यहाँ पे हो गया, R वैसे के वैसे ही है, यहाँ पे = C हो गया, और यहाँ पर ρ = m/v यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें P = C P ρ यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो दोनों इक्वेशन को, तो dP = C ρ सिग्मा r-1 dP + 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि dP/dρ = C ρ r/ρ, ठीक है। अब यहाँ से रो एक कैंसिल आउट होगा, वहाँ से देख लेते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो रो को भेजेंगे तो ρ dP/dρ = C ρ/r × r हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई। अब देखिए, अब एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस यहाँ पे का फार्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा, KA/KH = ρ dP/dρ = RP, ठीक है। तो RP यहाँ पे KA यानी कि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब देखिए, इस पे हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम को हम कल बताएंगे, ठीक है। यानी कि अगला जो यानी कि लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम इस पर जितनी भी चीज़ें अभी कवर करवाई है उसकी हम बारे में अभी यहाँ पे अब प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।